बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंच गया है। ये जो मनाजिर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये मनाजिर बता रहे हैं कि इज़राइल और अमेरिका के लिए जो ख़तरनाक तरीन मरहला इस वक्त शुरू हुआ है, उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मनाजिर क्या है? इज़राइल के खिलाफ बड़ा इक़दाम, गोलान की पहाड़ियाँ जो शाम की थी, जिस पर इज़राइल ने कब्जा किया था, ये शाम के जो मनाजिर है, यहाँ पर रूस ने अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी हैं। रूस ने इन जगहों पर, यानी गोलान हाइट्स पर, जो उसके शाम वाली साइड पर है, अपनी फौजें शाम के अंदर, चूंकि उनके अड्डे हैं, तैनात कर दी हैं। और कौन सी फौजें? सबसे हैरान कुन, मुस्लिम फोर्सेस, मुस्लिम जो फौजी रूस की फौजों में है, वो यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। ये शाम असल में रूसी अड्डे हैं और इस इलाके में रूसी फोर्सेस मौजूद रहती हैं। बशारुल असद का रूस के साथ मुआहिदा है यहाँ चौकियां बनाने का। 2015 के अंदर गालिबन रूस आया था, तब बशारुल असद का तख्ता बिल्कुल उलटने को तैयार था। अमेरिका पूरी तरह तैयार था कि उसने उलटना है और उसके बाद इजराइल ने कब्जा करना था। यहाँ खाना जंगी की सूरत हाल थी और उसके बाद शाम तितर बितर हो जाना था। लेकिन उस वक्त रूस कूदा और ये बात प्यूटिन ने बताई कि अगर हम ना आते तो अमेरिकी प्लान, जो न्यू मिडिल ईस्ट प्लान था, वो कामयाब हो चुका होता। रूस ने आज यहाँ पर मुस्लिम फोर्सेस, जो उसकी फौज में मुसलमान हैं, उनको तैनात किया है। और रूस की तरफ से अमेरिका और इसराइल के लिए पैगाम है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, तुम जिस मकसद को समझ रहे हो वो मकसद यहाँ पूरा नहीं होगा। याद रखिएगा, शाम के मुतल्लिक अहादीस हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर अखाड़ा बनना है पूरी दुनिया की जंग का, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा अमन आना है और शाम में ही हजरत ईसा ने आना है। यहाँ से याद रखिएगा, शाम वो इलाका है जिसको इजराइल कैप्चर करना चाहता था और वो ये चाहता था कि चूंकि वो समझते हमारा निजात दहिंदा आएगा तो यहाँ पर रूस की फोर्सेस आए और यहाँ पर कब्जा करें। ये नहीं हो सकता, इसीलिए वो चाह रहे थे कि हम पूरा शाम ही कैप्चर कर रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। आदीस ने तो पूरा होकर रहना, आप जो मर्जी करें। अब इंटरेस्टिंग मामला ये है कि रूस ने यहाँ पर जो फौजें उतारी, यहाँ पर दाइश थी, यहाँ पर अमेरिका, और यानी हर तरह की फोर्सेस। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक मामला बड़ा हुआ कि यहाँ पर रूस ने काम ये किया कि उसने मुस्लिम जो फोर्सेस थी उनको यहाँ पर भेजा, यानी रूस की फौज में जो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं उनको भेजा और उनकी जो ट्रेनिंग की, उनको ये बताया कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मुकाबला उनके साथ है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम के असल में दुश्मन बने हो भाई, यानी खवारिज हैं, तो तुमने उनसे लड़ना है। तो वहां पर रूस आया, रूस ने यहाँ पर बहुत ही आला कामयाबी हासिल की। अब हुआ क्या है कि अब उन्होंने अपनी चौकियां यहाँ बना ली हैं और अपनी फौजें गोलान हाइट्स के ऊपर जाकर तैनात कर दी हैं, जो शाम का एरिया। जब 1967 में इजराइल ने यहाँ पर कब्जा किया था तो गोलान हाइट्स से वो ले उड़ा था और फिर ट्रम्प के दौर के अंदर इसको उन्होंने ट्रम्प हाइट्स का नाम दिया। अब असल कहानी यही थी कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, बावजूद उसके कि वो मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो कूदने वाला था इस जंग में। तो उसी वक्त अमेरिका ने कह दिया बस जी बस, सुलह करो, लेकिन वो इलाके इजराइल के हाथ में चले गए। आज यहाँ पर फौजें हैं, तो वो जो शाम के मुतालिक अहादीस हैं, अब वो पूरा होने का टाइम आ गया कि अखाड़ा जो सजना है वो यही सजना है, क्योंकि यहाँ से जो लड़ाई होनी है, यहाँ पर फोर्सेस उतरनी है और यहाँ से उसके बाद आप देखिएगा इजराइल के ऊपर जो लड़ाई होगी और या जो कुछ होगा वो दुनिया देखेगी। लेकिन सबसे अहम बात, हमास की आप ये फुटेजेस देखिए, ये उन्होंने क्या काम किया है कि उन्होंने रशिया के 2 कैदी रिहा किए हैं और उसके बाद जिस तरह रिहाई हुई उसमें आप ये समझिए इस्राइल ने डिमांड की इनको रिहा करने की, लेकिन हमास ने रिहा कर दिए। उन्होंने कहा चूंकि प्यूटिन ने हमारी हिमायत की है तो उन्होंने रिहा कर दिए। अब कल भी उन्होंने रिहा किया, अब भी रिहा किया, और जितने इस्राइल के कैदी हैं वो सारे वो रिहा करते जा रहे हैं और रेड क्रॉस को उन्होंने दिया और वो आगे इजराइल से लेकर बाहर जा रहे हैं। शायद लोगों को इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं है कि करीबन 13 से 15 लाख के करीब इस्राइल के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास रशियन नेशनैलिटी है। यानी इजराइल की जो अक्सरियत है, 90 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी जो अक्सरियत है 50 लाख से जायद,
उनमें डुअल नेशनैलिटी है, यानी दो दो नेशनैलिटीज हैं, अमेरिका की है, दूसरी है। उनमें जो 15 लाख के करीब लोग हैं वो रशियंस हैं, वो रशिया से आए हुए हैं। 15 लाख के करीब लोग हैं और आज भी उनके पास रशिया की नेशनैलिटी है। अब रशिया जब यहाँ पर आ गया है तो आप बताइए, अगर कल को इजराइल और रशिया की जंग होती है तो फिर वहां पर वो किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि 15 लाख लोग इसराइली भी हैं और 15 लाख लोग रशियंस भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो पॉलिसी रूस असल में इस्तेमाल करना चाह रहा है रशिया के खिलाफ, वो नहीं होगी। आप अगर सादा अल्फाज में सारे मामले को समझना चाहते हैं तो उसका बॉटम लाइन और लुब्बे लुबाब ये है कि इसराइल के खिलाफ अब मैदान में पहला कदम रशिया ने रख दिया है। गोलान हाइट्स के ऊपर मुस्लिम फोर्सेस उन्होंने तैनात कर दी हैं और ये शुरुआत है कि हम यहाँ से लड़ाई का आगाज करेंगे। अब शाम को रूस बचाने आ रहा है, ये सबसे अहम बात है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर रूस का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि सऊदीया के साथ चाइना की डील हुई कि आपने डॉलर में नहीं करनी ट्रेड, यानी ऑयल के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मुआहदे। मिडिल ईस्ट के अंदर असर और रसूख जिनका बढ़ा है वो है इस वक्त रशिया और चाइना। इन दोनों का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसी असर और रसूख को कम करने के लिए इन्होंने प्लान किया था कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर एक काम करें। अब आप ये सोचिए ज़रा कि रशिया के लोग वो रिहा कर रहे हैं क्योंकि हमास को बुलाया था रशिया के अंदर, और इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमास को एक डिफेंस सिस्टम दिया है रशिया ने। अब रशिया इसको बैक कर रहा है, आप जो मर्जी कहें, रशिया इस पूरे खेल को बैक कर रहा है, चाहे हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे वो ईरान के थ्रू करे, कुछ भी करे। आप प्यूटिन को नहीं समझ सकते कि प्यूटिन इतनी आसानी से शिकस्त नहीं खाने वाला। शाम के अंदर उसने अमेरिका का प्लान बर्बाद किया, इजराइल का प्लान बर्बाद किया, फिर उन्होंने दाइश क्रिएट की, फिर उसके बाद उसको भी शिकस्त हुई, यूक्रेन में शिकस्त हुई। अब वो आ रहा है इसराइल की शारक पकड़ने के लिए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इसराइल के जो कैदी हैं उनको रिहा करवाने के लिए हमास ने इतना जोर लगाया। ना अमेरिका करवा सका अपने कैदी, ना फ्रांस करवा सका, ना जर्मनी करवा सका। पहले उन्होंने थाईलैंड के कैदी रिहा किए, फिर फिलीपीन के किए, फिर अब वो रशिया के कर रहे हैं, कुछ इसराइली भी किया। लेकिन इसराइल को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त ये चढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा, कि ये सारे का सारा जो मामला है उसमें ईरान इस वक्त बड़ी ताकत बनकर उभरा है। आप जानते हैं कि इसराइली मीडिया ने क्या बात की है। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले हैं ये बड़े अहम मनाजिर हैं। आप देख भी चुके हैं कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर ड्रोन्स हैं, और ड्रोन्स कौन से हैं? ईरान के। उन्होंने कहा है, हिब्रू मीडिया ने कहा है, इजरायली मीडिया के ऊपर ये सारा मामला डिस्कस हुआ कि ये जुर्रत तो कभी चाइना ने नहीं की, रूस ने नहीं की, जो ईरान ने कर दी है, और ईरान किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। हमने इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला नहीं देखा। अब वो कह रहे हैं कि रूस बैक कर रहा है ईरान को। ईरान ने ये बात कही है जो असल में रूस ने अब कही है। पहले ईरान ने ये बात कही थी, अब रूस ने कही। ईरान ने कहा है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो ये सारे हैरान रह जाएंगे, और शायद ऐसा हुआ है। इस नेवी को आप देखिए मामले को, ये जब यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जब ड्रोन आता है ईरान का ऊपर से, तो अरबों डॉलर्स का ये कैरियर उसका ड्रोन क्यों नहीं गिरा पाया? अगर वो वहां से फुटेज बना के अगर वो वहां से ड्रोन मार देते, हमला कर देते, तो ये तो सारा एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाता, साथ इसके डिस्ट्रॉयर भी तबाह हो जाते, जहाज, जेट्स, तमाम चीज़ें तबाह हो जाती। ये तो अमेरिका के लिए एक एटमी जंग वाला माहौल बन जाता। तो उन्होंने डिटेक्ट क्यों नहीं किया? इसका मतलब है ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका को बाईपास कर चुके। अब रूस ने भी यही बात की है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम जब मैदान में उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये संभाल नहीं पाएंगे। चाइना की आदत ये है कि वो धमकी नहीं देता, वो कभी भी नहीं आपको धमकी देता नजर आएगा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बड़े ख़ास कोई मौके होते हैं, बहुत कोई ख़ास मौके होते हैं जब उनकी जानिब से धमकी आती है। जब उनकी जानिब से धमकी आती है तो फिर मुखालिफ की जानिब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उनको धमकी देने की आदत नहीं। वो कर गुजरते और चुप रहते हैं। जैसे इंडिया की फ़ौजों के साथ जब उनका मुकाबला हुआ तो उन्होंने एक चोटी पर कब्जा करना था, तो उन्होंने रेडियो वेव्स भेजी, और यानी ऐसी वेव्स भेजी जो नज़र नहीं आई, और उस वक्त भारतीय फौजियों को उल्टी आना शुरू होगी, वो गिर पड़े, को बुखार में, को फलाना, चोटियाँ छोड़ी, वहाँ पर जाकर चाइनीज़ ने कब्जा कर लिया।
अब ये बात इंडिया ने एडमिट नहीं की, ये बात चाइना ने एक अपने प्रोफेसर के थ्रू बात निकलवाई और कहा कि हमने ऐसे कब्जा किया, और बाद में पता चला वो इंडियन आर्मी ने उसको कहा जाली, और बाद में पता चला बाकी चाइनीज चले गए थे। तो चाइना तो इस तरह काम करता है। अब आप ये सोचिए कि इस वक्त सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है। इजराइल ये कह रहा है कि हम जाएंगे, हम शाम पर भी हमला करेंगे। वो कह रहे तुम शाम पर आओ। देखिए एक बात समझे, जिस तरह अमेरिका अगर किसी मुल्क के अंदर अड्डे बना लेता है तो उस मुल्क को कहता है मैं अड्डे इसलिए बनाऊंगा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। रूस ने अगर वहां पर अड्डे बनाए हैं शाम में, और ये अभी गोलान हाइट्स वाली जो इस वक्त डिप्लॉय कर दी उसने फौज, मुस्लिम फोर्स उसने क्यों डिप्लॉय की है? क्योंकि उसको ये चीज है कि मुसलमानों के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो किसी भी मकतबा फिगर से ताल्लुक रखते हैं, उनमें इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। और गालिबन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है जो फौज डिप्लॉय की है उसमें चेचनिया के रमजान कादरेव की जानिब से फाइटर्स भी हो। ये भी सूरत हाल है, क्योंकि रमजान कादरेव की जब प्यूटन से मुलाकात हुई थी तो उसके चंद दिन बाद उसने ऐलान कर दिया था, उसने कहा था कि हमारे हजारों जंगजू तैयार हैं, जब मुझे प्यूटन हुक्म देगा हम वो उतार देंगे तेल अवीव में। और वो जाहिर सी बात है कहाँ से उतरने, वो शाम के थ्रू ही होकर उतरने हैं ना, इन पहाड़ों से लड़ाई होकर जानी है। तो वो कह रहे थे हम तो तैयार है लड़ने के लिए। तो इसराइल के लिए एक और फ्रंट पूरी तरह तैयार है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता, वो चचनिया के फाइटर्स जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने वर्दियों में तैनात किए हो, और ये माजी में होता रहा। अगर इसराइल के जो फाइटर्स हैं वो जाकर अमेरिका की वर्दियों में अफगानिस्तान में लड़ सकते हैं, और ये गजा ऑपरेशन के अंदर इसराइल फौजियों की वर्दियों में अमेरिकी आकर लड़ सकते हैं। आप जानते हैं कलर सबका तकरीबन सेम है, पता नहीं चलता। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या चचनिया के फाइटर्स आकर वहां पर नहीं लड़ सकते? सारा काम हो सकता है। जंग जब होती है तो उसूल कुछ नहीं देखा जाते, वो सिर्फ दिखाने और दुनिया को बताने के लिए होते। उसूल होता तो ये जंग में इस तरह हाल होता। इसराइल के लिए प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि इस वक्त उनके हाथ से चीजें मुकम्मल तौर पर निकल रही हैं। देखिए जो उन्होंने मुस्लिम फोर्सेस तैनात की हैं, मुसलमानों के अंदर चाहे जो मर्जी हो इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ी है। और ये बात पुतिन ने अज्यूम कर ली थी, उसने कहा था कि अगर मैं मुसलमानों को वहां पर रखूंगा तो वो वहां पर मुझे लीडिंग विक्ट्री हासिल करके देंगे इसराइल के खिलाफ, और मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तरीन काम है कि मैं ये काम कर गुजरूं। अब अगर पुतिन के हुक्म पर, ये देखिए इसराइल के प्रेसिडेंट को आप पीछे कर दिए, उसके प्राइम मिनिस्टर को पीछे कर दिए, सिर्फ इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट की बात करें, पुतिन के हुक्म के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कह ले, सबकी नजरें इन हालात के ऊपर। इसराइल का ख्याल ये था कि हम तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ते के अंदर पूरा गजा कैप्चर कर चुके होंगे। अगर 54 दिन के बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहां पर डिस्कशन ये हो रही है कि जी उनका चीफ जाएगा, और उनका चीफ जो मिलिट्री का इंटेलिजेंस चीफ है वो रिजाइन करने के लिए जा रहा है कि जी हमारी कोई विक्ट्री नहीं हो रही, तो आप ये फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास ने किस तरह उनको शिकस्त दी है। आप सोचिए हमास के बारे में ईरान ने कहा है कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था, इन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन अब चूंकि कर दिया है तो हम बैक करेंगे और ये सपोर्ट करेंगे। दुनिया को इन्होंने नहीं बताया बकौल सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के, लेकिन कुछ जगह पर यह है कि जी इसराइल को पता था। जैसे भी आप कह लें, फिलहाल दुनिया के नक्शे पर यह बात डिस्कस हो रही है कि इसराइल के लिए घेरा तंग हो रहा है। देखिए उनके जो शिप हैं, मिसाल के तौर पर जिम शिप है, जिम जो है वो उसने अब रूट बदल लिया। उसने कहा जी रूट इसलिए बदला है कि मुझ पर हमला हो रहा है, पहले जो माल पहुंचा था वो 30 दिन लेट पहुंचेगा, यानी उसकी फोर्सेस नाकाम हो गई हैं। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब चीज़ें खराब है। इन्होंने अमेरिका को कहा था कि आप सिक्योरिटी दो, वो कहा था मैं क्यों सिक्योरिटी दूँ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूँ और खत्ते के अंदर लड़ाई हो जाए। अमेरिका वाहिद इस वक्त जो प्लेयर है जो इसराइल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि जंग ना करो, तुम ये जंग करोगे तो ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी और हम सबको इसकी भयानक प्राइस पे करना पड़ेगी, लिहाजा बेहतर ये है कि इस जंग से अवॉइड करो। अब अगर मुस्लिम फोर्सेस इसराइल के खिलाफ यहाँ तक आ गई हैं तो ये अमेरिका को ख़तरनाक काम हो गया है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और देखिए कुछ अरसे के बाद अमेरिका का मुकम्मल सफाया हो जाएगा इस खत्ते के अंदर से अगर ये लड़ाई बढ़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री ये नहीं चाहेगी कि जंग उसके दरवाजे तक आए। तो वो लिहाजा समझते हैं, जिस तरह रूस ने कहा था कि इस जंग की तबाही का असल जिम्मेदार तो अमेरिका है। और आप ये सोचिए कि रशिया की इतनी बड़ी आबादी जो है वो
इजराइल के अंदर है, तो क्या वो रशिया के खिलाफ लड़ेगी? ये बड़े लेवल का काम होगा आने वाले वक्त में। और ये वो रशियंस हैं जो आते जाते रहते हैं, समझिए इस बात को। ऐसा नहीं कि परमानेंट इसराइल में रहते, वो 6 महीना उधर रह लिया, 6 महीने इधर रह लिया, 8 महीने इधर रह लिए, 4 महीने उधर रह लिए, कभी उधर कभी उधर, तो परमानेंट नहीं रहते कि उधर ही रह पड़े हैं। तो ये इसराइल के लिए बड़ा झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।